हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनियक्स। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहले प्रोसेस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आता है। और सिंक्रोनाइजेशन वर्ड का मतलब है सिंक्रोनाइज करना, यानी कि एक सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑर्डर में प्रोसेस करना। ठीक है, ऑर्डरली प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, कि अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ चुके हैं तो मुझे किसे पहले एग्जीक्यूट करना है, किसे बाद में एग्जीक्यूट करना है और क्यों। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, की अलग अलग तरह के प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करके उन सब का काम कंप्लीट करवाना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस दो तरह के होते हैं, वन इज cooperative processes and another one are independent processes। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे की एग्जीक्यूशन के टाइम, और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस यानी कि जिन्हें दूसरे की एग्जीक्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली ही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। अब सपोज दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, और अगर दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की एग्जीक्यूशन के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो क्या होगा कि उनकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सही वे में कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को इकट्ठा सिंक्रोनाइज या फिर प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या अराइज होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि दोनों एक साथ प्रोसेस अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब कोऑपरेटिव प्रोसेसेस वही प्रोसेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि डिफरेंट एल्गोरिज्म होती हैं, एल्गोरिदम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो अगर P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं और P1 की जॉब P2 से छोटी है, यानी कि इसकी जॉब शॉर्ट है, और P2 P1 के साथ कोऑपरेट करेगा कि कोई बात नहीं, तू पहले प्रोसेस कर ले, मैं अपनी प्रोसेसिंग बाद में कर लूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर P2 P1 के साथ कोऑपरेट नहीं करता फिर उस केस में क्या अराइज होगा, कन्फ्लिक्ट। और जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है वो एक दूसरे की एग्जीक्यूशन पे फर्क डालते हैं, यानी कि वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोक भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं वो किसी की भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं डालते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, उन्हें दूसरे की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होता। अब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डिफाइन देखते हैं। The procedure involved in preserving the order of execution of cooperative processes, कि अगर कोई कंफ्लिक्ट आ भी गया है फिर भी हम उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए जब कुछ प्रोसेसेस को प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। कि कंफ्लिक्ट आया भी है फिर भी हमने जो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन था उसे खराब, उसे डिस्टर्ब नहीं होने दिया, हमने उसे प्रिजर्व यानी कि मेंटेन करके रखा है। उस केस में हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस आर सिंक्रोनाइज्ड, कि सभी प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं और उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रेस कंडीशन। रेस कंडीशन का मीनिंग वो होता है कि सपोज एक प्रोसेस है P1 और दूसरा है P2, दोनों सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं या फिर दोनों कोई भी सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस शेयर कर रहे हैं, सपोज प्रिंटर शेयर कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो जब इंस्टेंटली दोनों को उस डिवाइस की जरूरत है और दोनों उस सेम डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि
हमारा आउटपुट गलत आने के, रॉन्ग आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और उस केस में क्या होता है कि प्रोसेस P1 कहता है कि नहीं, जो मेरा आउटपुट है वो करेक्ट है, प्रोसेस P2 कहता है जो मेरा आउटपुट है वो करेक्ट है। तो दोनों प्रोसेस के बीच में एक रेस हो जाती है कि दोनों अपना आउटपुट सही बताने के लिए रेस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। अब इसकी एक और एग्जांपल है, सपोज एक प्रोग्राम है P, ठीक है, और जो दो प्रोसेसेस हमने लिए थे P1 P2, दोनों ही उस सेम प्रोग्राम P में रीड और राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस, ठीक है, सेम टाइम पे रीड राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब रीड राइट वो कर रहे हैं तो P1 बोल रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ दैट इज करेक्ट, P2 बोल रहा है कि जो मैं मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ दैट इज करेक्ट। बट इस केस में एज आई सेड अबव कि जो एफिशिएंसी है हमारे आउटपुट की वो हमेशा कम हो जाती है और एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत आउटपुट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में भी जब दोनों प्रोसेसेस एक सेम टाइम पे सेम ही प्रोग्राम पे चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ चेंजेस पे, लाइक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कह सकते हो आप। यानी कि पहले चेंजेस किसने किए, P1 ने या फिर P2 ने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा। और ये रेस कंडीशन कहाँ पे अराइज होती है, ये किसी भी प्रोग्राम के क्रिटिकल सेक्शन में अराइज होती है। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का ऐसा पार्ट होता है जहां पे एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को आना अलाउड नहीं होता। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एंट्री ले सकता है, कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन पे। एक से ज्यादा प्रोसेस वहां पे एंटर ही नहीं कर सकते। अगर क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एक प्रोसेस अवेलेबल है, एंटर किया हुआ है, तो जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम है, वो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने की परमिशन नहीं देगा, उसको एंट्री नहीं देगा। अब ये हम सिंटेक्स नोटिस कर लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन का सिंटेक्स किस तरह का रहता है, लाइक कैसे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है और वहां से बाहर निकलता है। अगर किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो सबसे पहले उसे क्या सेंड करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे डू वाइल लूप लगी है, तो हमें पता है कि जो डू वाइल लूप है वो एक बार इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंडीशन, वो एक बार चलेगी ही चलेगी। एक बार चलने के बाद, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगी और जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी और उसके बाद वो उतनी बार चलेगी, लेकिन उसकी एक टाइम एग्जीक्यूशन गारंटीड है। तो ऐसा ही होता है जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है। अगर तो क्रिटिकल सेक्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट उस टाइम के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है, उस टाइम के लिए उसको परमिशन नहीं मिलती है एंटर करने के लिए। लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है, वहां पे ऑलरेडी कोई प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी और उसे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री दे दी जाएगी। और जब वही प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन में कंप्लीट कर लेगा तो वो किस सेक्शन में आ जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन में, जहां पे उसकी बाकी की बची एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो जब वो प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में आ चुका है, सपोज ये P1 था और ये P1 अब रिमाइंडर सेक्शन में आ चुका है क्रिटिकल सेक्शन से अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस P2 की रिक्वेस्ट आई है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी और P2 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। अब हम देखने वाले हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्रिटिकल सेक्शन में तो उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आना अलाउड नहीं है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जब तक पिछला वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट है और अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। सेकेंड सॉल्यूशन इज प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली कि P1 की रिक्वेस्ट आई, वो एक्सेप्ट होगी क्योंकि उस टाइम पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी था और P1 ने अपनी प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करके P1 कहाँ चला गया, रिमाइंडर सेक्शन में,
ठीक है, अब यहाँ से कौन सा प्रोसेस अब रिक्वेस्ट भेज रहा है, दैट इज P2। ठीक है, जब तक P1 प्रोसेसिंग कर रहा था तब तक P2 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी, दैट विल बी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लेकिन जैसे ही P1 रिमाइंडर सेक्शन में चला गया तो P2 की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा और अपना काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब P2 के बाद में भी सेम टाइम पे, अब प्रोग्रेस के लिए एग्जांपल हम डिफरेंट लेंगे कि सपोज जब P1 रिमाइंडर सेक्शन में आ गया है, सेम टाइम पे P2, P3, P4 ये सारे सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हम सबको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है। लेकिन अब सबके सब तो हो नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक को ही एंट्री मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को एंट्री मिलेगी? वो वही प्रोसेसेस डिसाइड करेंगे जो रिमाइंडर सेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे P1 है, P1 ऑलरेडी रिमाइंडर सेक्शन में प्रेजेंट है, तो P1 डिसाइड नहीं कर सकता कि अब किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाए। उसके लिए ये तीनों प्रोसेसेस को आपस में कोऑपरेट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है। ठीक है, और इस डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमें जो प्रोसेस की एंट्री है क्रिटिकल सेक्शन में वो डिले नहीं करनी है, ना ही उसे पोस्टपोन करना है। इसीलिए ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, ये बहुत जल्दी ही लिया जाना चाहिए। बट प्रोग्रेस में बस एक ही चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है वो इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नाउ थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग। अब बाउंडेड वेटिंग में ये है कि किसी भी प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शंस में एंटर होने के लिए कुछ बाउंड्स रखे जाने चाहिए कि ये प्रोसेस सिर्फ इतनी बार ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। सपोज अब हमने जो प्रोग्रेस में सिचुएशन ली थी, सपोज अब ये तीनों में से P3 की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है और P3 को एंट्री मिल जाती है क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर P3 रिमाइंडर सेक्शन में पहुंच जाता है और फिर से P3 दोबारा से रिक्वेस्ट भेज देता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ऐसे क्या हो रहा है, P3 ने रिक्वेस्ट भेजी, दोबारा से फिर से उसकी एक्सेप्ट हो गई, फिर P4 ने भेजी, P4 की भी एक्सेप्ट हो गई। बार बार P3 और P4 ही रिक्वेस्ट भेजी जा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। लेकिन इस केस में क्या आ रही है, जो P2 है दैट इज गोइंग अंडर स्टारवेशन, कि उसको तो अपना काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। वो कब से रिक्वेस्ट भेज रहा है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो ही नहीं रही, उसको परमिशन तो ग्रांट दे ही नहीं रहे वो। इस केस में P2 की क्या हो जाएगी, स्टारवेशन। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हमें नंबर ऑफ बाउंड्स रखने चाहिए कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री सेक्शन में कितनी बार जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो अराइज नहीं होगा। So this was all about this lecture. I hope आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन और उसके सॉल्यूशंस क्लियर रहे होंगे। Stay tuned for the next video. Bye bye.